हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स निकालेंगे जिसके लिए हमें कुछ रेफरेंस लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट रेफरेंस लाइंस भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, मगर रेफरेंस लाइंस का यूज़ करने से हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टिल लाइफ के बारे में। स्टिल लाइफ मीन्स हमारे घर की ही कुछ चीज़ें, जैसे कि कोई बड़ा सा जार, ग्लास, बॉटल्स वगैरह वगैरह। आई थिंक यू नो इट वेरी वेल। सो हम रेफरेंस लाइंस की मदद से आउटलाइंस निकाल लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बेसिक शेप्स एंड शेडिंग के बारे में बताया था, और ये भी कि आउटलाइंस निकालने के लिए हमें कोई भी लाइट पेंसिल यूज़ करनी है। वीडियो क्लियर आने के लिए मैं 2B का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर मैं आपको यच या यच भी रिकमेंड करूँगा। स्टिल लाइफ में हमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स निकालने होते हैं, जो कि हमें प्रैक्टिस करने पर आसानी से आ जाएगा। इस वीडियो में मैं उसी के बारे में कुछ बेसिक बातें और कुछ टिप्स बताऊंगा। बस आपको कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखना है। इसमें चैलेंजिंग चीज़ ये है कि सामने रखे गए ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। ऑब्जेक्ट्स दैट आर closer to the viewer are lower on the paper. It means जो सामने रखी हुई चीज़ों में से जो चीज़ हमें पास दिखती है वो सबसे छोटी होती है, और जब हम स्केचिंग करते हैं तो हमें उसे वैसे ही ड्रॉ करना है। वैसे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि कोई छोटी चीज़ अगर किसी बड़े चीज़ के पीछे हो जाए तो वो दिखेगी ही नहीं। वैसे ही अगर कोई बड़ी चीज़ होगी और उसके सामने कोई छोटी चीज़ होगी तो वो ओवरलैप हो जाएगी और उस बड़े ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट हाइड हो जाएगा। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे आप आउटलाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जैसे ये सर्कल इस बॉटल के अंदर से गुजर गया है, जैसे कि वाइन ग्लास के अंदर वो ग्लास हमें दिख रहा है, वैसे अब ओवरलैप हो रहा हो तो होने दो। अब आउटलाइन निकालते समय सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग ये है, वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब ऑब्जेक्ट्स की हाइट। ऐसा ना हो कि कोई ऑब्जेक्ट एकदम छोटा लगे और कोई एकदम बड़ा। उन दोनों का प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। मतलब एक हाइट अपने आप एडजस्ट कर लेनी है और उसके हिसाब से सभी की हाइट होनी चाहिए। मतलब जो जितनी छोटी है वो उतनी छोटी लगनी चाहिए, और जो जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी लगनी चाहिए। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आ जाएगी। मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। मतलब जो चीज़ जैसी है वैसी ही निकालने की कोशिश करना है हमें। आउटलाइंस हमें एकदम हल्के हाथ से ही निकालनी है। अगर कहीं रब करना पड़े तो वो एकदम सही से रब होना चाहिए, उसका इम्प्रेशन नहीं पड़ना चाहिए। और इसी तरह से हमें आउटलाइंस कंप्लीट कर लेनी है। आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद हमें एक शार्प इरेजर से जो लाइंस हमारी ओवरलैप हो चुकी थी उन्हें इरेज कर लेना है। इरेज करते वक्त जो ऑब्जेक्ट पीछे है उसी की लाइंस को हमें इरेज करना है। जो सामने वाले ऑब्जेक्ट्स को इरेज नहीं करना है। ओवरलैप हो चुकी सभी लाइंस इरेज करने के बाद हमें फिर से पेंसिल से जो लाइन होनी चाहिए वो ड्रॉ कर लेनी है और एक प्रॉपर शेप देना है। इस सब के बाद आपकी जो ड्राइंग है वो एक्चुअल लगने लगेगी और आपको भी प्रॉपर लगेगी। अब बारी आती है शेडिंग की। शेडिंग के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वैसे इसमें भी वही अप्लाई करना है। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं, हमें बस डिसाइड करना है कि लाइट हमें किस डायरेक्शन से दिखानी है। अब इसमें मैंने जो पोर्शन हाईलाइट किया है उस चीज़ पे, मतलब उस पोर्शन पे
हमें लाइट का लाइट टोन दिखाना है, और वैसे ही लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में डार्क टोन दिखानी है। शेडिंग के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वो देख सकते हैं। शेडिंग करते वक्त हमें टोन्स पर फोकस करना ही है, मगर उसके साथ साथ हमें कंटिन्यूस लाइंस भी आनी चाहिए। मतलब जो चीज़ जैसी है उसी के हिसाब से हमें उसे शेड करना है। जैसे कि जार राउंड है तो हमें उसके अकॉर्डिंग स्केचिंग करनी है। आप चाहे तो क्रॉस शेडिंग और हैचिंग कर सकते हो, पर उसे हमें मर्ज करना पड़ेगा। इससे अच्छा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें शेड करना चाहिए। सिर्फ हमारी शेडिंग कंटिन्यूस आनी चाहिए। स्केचिंग करते समय पेंसिल एकदम रफली नहीं पकड़नी है, एकदम हल्के हाथ से, और शार्प होनी चाहिए पेंसिल, और एकदम हल्के हल्के हाथ से स्केच करना है। अगर आपको आपकी शेडिंग कंटिन्यूस नहीं लग रही है तो आप एकदम हल्के हाथ से क्रॉस शेडिंग, उसी पर क्रॉस शेडिंग भी कर सकते हो। इसी तरह 2B पेंसिल का यूज़ करके हमें सभी ऑब्जेक्ट्स पे हल्की सी शेडिंग कर लेना है। अगर फिर भी आपको शेडिंग करते समय प्रॉब्लम आती है तो आप ऑब्जर्व करो कि हमारी लाइट किस तरफ से आ रही है, उसका फोकस कहाँ पे होगा, उसकी डार्क साइड किस तरफ होगी। बस इतना सफिशिएंट है। उसके बाद अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर कौन से टोन्स देने हैं, कहाँ पर डार्क टोन होंगे, कहाँ पर लाइट टोन होंगे, और प्रैक्टिस से आप में इम्प्रूवमेंट भी आ जाएगी। आप बस पूरी वीडियो ऑब्जर्व करो, कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
अब शेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है शैडो। शैडो डिपेंड करती है कि लाइट किस डायरेक्शन में है और कितनी हाइट पर है। अगर लाइट बहुत पास हो तो शैडो उतनी डार्क होंगी, अगर लाइट ज़्यादा हाइट पर हो तो शैडो की हाइट कम हो जाएगी। वो डिपेंड करता है लाइट के डायरेक्शन पर। पूरी स्केचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हमें हमारी ड्राइंग को शार्प करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा मैकेनिकल पेंसिल को। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, 0.3 0.5 की, मगर 0.5 की ही बेस्ट है। मैकेनिकल पेंसिल की मदद से हमें फाइन ग्रिप मिलती है और एक्चुअल शेप देने में मदद होती है। इसी तरह से हमें मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके सभी डार्क साइड्स को डार्क कर लेना है और हाइलाइटेड पोर्शन को भी हाईलाइट कर लेना है। इसी के साथ साथ हमारा आर्ट वर्क क्लियर और अच्छा दिखने लगेगा। एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में ऐसे ही आर्ट वर्क हमें ड्रॉ करने होते हैं जहाँ पर स्टिल लाइफ और बहुत कुछ हमें ड्रॉ करना होता है। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो। मैकेनिकल पेंसिल का वर्क होने के बाद हमें एक शार्प इरेजर से ब्राइट साइड्स ब्राइट कर लेंगे। मतलब जहाँ पर लाइट का फोकस सबसे ज़्यादा होगा उस साइड को हमें ब्राइट कर लेना है। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।